हेलो दोस्तों, मैं सुशील एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द रैपिड क्लासेस फॉर फिजिक्स में। लास्ट वीडियो में हमने जाना था कि सतत आवेश वितरण क्या होता है। फिर उसी के बिहाफ पर हमने जानने का प्रयास करा था कि आवेश घनत्व किसे कहते हैं। दोस्त, वो इस चैप्टर का फर्स्ट हाफ पोर्शन था जिसका नाम है आवेश तथा विद्युत क्षेत्र। इसमें जो नया पड़ाव आता है वो आता है गॉस की प्रमेय। गॉस की प्रमेय क्या है, गॉस की प्रमेय किस पर्पज़ के लिए हैं, क्या बेनिफिट है गॉस की प्रमेय पढ़ने का, ये बात बाद की है। लेकिन गॉस की प्रमेय पढ़ने से पहले हमें गॉस की प्रमेय समझने के लिए, यानी गॉस ने प्रमेय क्या दी, गॉस ने अपनी प्रमेय में क्या टर्म प्रयोग करी, किस तरह से गॉस की प्रमेय को अप्लाई करते हैं, केवल इसी बात को समझने के लिए हमें सबसे पहले 3 नई बेसिक चीज़ों को जानना पड़ेगा। बात समझने का प्रयास करो। नेक्स्ट पड़ाव पर हम आ चुके हैं। यहाँ से हमें स्टार्ट करना था गॉस की प्रमेय, लेकिन गॉस की प्रमेय को जानने के लिए, गॉस की प्रमेय किस लिए थी, किस पर्पज़ के लिए थी, गॉस की प्रमेय में क्या टर्म प्रयोग होगी, उसको समझने मात्र के लिए हमें अलग से 2-3 नई चीज़ों को जानना पड़ेगा। वे नई चीज़ में जो पहला पॉइंट है उसका नाम है क्षेत्रफल वेक्टर। पहली चीज़ क्या जाननी पड़ेगी हमें, क्षेत्रफल वेक्टर, कि भाई क्षेत्रफल वेक्टर क्या होता है। और नेक्स्ट जो चीज़ है उसका नाम है घन कोण। ये भी एक नई टर्म है। हमने आज तक कोण सुना था, घन कोण नहीं सुना था। आज तक हमने क्षेत्रफल सुना था, क्षेत्रफल वेक्टर नहीं सुना था। कोण सुना था, घन कोण नहीं सुना था। एक नई चीज़ है। क्यों पढ़ रहे हैं ऐसा, ये टर्म क्यों पढ़नी है? क्योंकि गॉस की प्रमेय को हमें अप्लाई करना, गॉस की प्रमेय को समझना है, इसलिए ये चीज़ जाननी पड़ेगी। और तीसरी एक नई चीज़ है, उसका नाम है विद्युत फ्लक्स। ये 3 चीज़ जब हम पढ़ लेंगे, ये 3 टर्म को जब हम समझ लेंगे, इन 3 के बारे में जब हम वाकिफ़ हो जाएंगे, उसके बाद फिर हम गॉस की प्रमेय को समझ सकते हैं। तो आज हम इस वीडियो में कुछ कवर करने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले बात आती है क्षेत्रफल वेक्टर। सबसे पहली आज की हमारी हेडिंग है, उसका नाम है क्षेत्रफल वेक्टर। क्षेत्रफल वेक्टर। एक बात सब बच्चे सुनो, हमने जो आज तक पढ़ा था वो क्षेत्रफल पढ़ा था। मान लो हमारे पास कोई वस्तु है, इसकी लंबाई 10 और चौड़ाई 20 है, तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकलेगा दोस्त? लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई कितनी 10, चौड़ाई कितनी 20, तो यार हमारा कितना आ गया 200 मीटर स्क्वायर क्या आ गया क्षेत्रफल, अगर इसको मीटर मान लो। यानी क्षेत्रफल निकालने का तरीका क्या है? लंबाई गुणा चौड़ाई। आज तक जो हमने पढ़ा था, आज तक हम ये पढ़ते आ रहे थे बचपन से कि क्षेत्रफल एक अदिश राशि है। क्योंकि क्षेत्रफल, मान लो हमने कोई ये कमरा लिया, इसका क्षेत्रफल हमने नाप लिया, किसी रूम का क्षेत्रफल नाप लिया, किसी प्लाट का क्षेत्रफल नाप लिया, किसी ज़मीन का क्षेत्रफल नाप लिया, तो क्षेत्रफल नापने के बाद हम ये कह सकते हैं कि वो 100 वर्ग फुट है, 500 वर्ग फुट है, 1 बीघा है, 1 बिस्सा है। हम ये नहीं कहते कि पूर्व दिशा में है, उसके साथ दिशा को इंक्लूड नहीं करते। किसी का क्षेत्रफल नापने के लिए दिशा की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसलिए हमने आज तक जो पढ़ा था, ये पढ़ा था कि क्षेत्रफल एक अदिश राशि होता है। लेकिन आज उसने एक नया टर्म प्रयोग करा। क्या टर्म प्रयोग करी? कि क्षेत्रफल वेक्टर। अजीब है, क्योंकि आज तक तो हम ये समझते क्षेत्रफल अदिश राशि है, लेकिन इसमें गॉस की प्रमेय को समझने के लिए हमें क्या सुना कि क्षेत्रफल वेक्टर होता है यार। तो क्षेत्रफल वेक्टर कब होता है, क्यों होता है, ये हमें जानना है। स्टार्ट करते हैं। किसी बड़े भाई ने कहा कि दुनिया में जितने भी समतल पृष्ठ है, समतल पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होता है, याद करो दोस्त, सब आकृति का नहीं, आकृति बहुत तरह की होती है, लेकिन जितने भी दुनिया में समतल पृष्ठ है, उन समतल पृष्ठों का क्षेत्रफल एक सदिश राशि होता है। जैसे एक बोर्ड क्या है, बोर्ड एक समतल पृष्ठ है। इस समतल पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होगा वो एक सदिश राशि होता है। दोबारा सुनो, सभी समतल पृष्ठों का क्षेत्रफल एक सदिश राशि होता है। सभी समतल पृष्ठों का क्षेत्रफल ए एक सदिश राशि होता है। ए माने क्षेत्रफल और ऊपर वेक्टर लगा देंगे तो क्या बन जाएगा? ए सदिश। किसी समतल पृष्ठ का क्षेत्रफल एक सदिश राशि होता है। यार जब वो सदिश राशि होता है तो उसकी दिशा क्या है? उसने कहा इसकी दिशा पृष्ठ के तल के लंबवत ऊपर की ओर होती है या फिर बाहर की ओर होती है। मान लो ये हमारा समतल पृष्ठ है, इस समतल पृष्ठ का क्षेत्रफल कुछ है, उसकी दिशा क्या होगी? जैसा कि मार्कर की दिशा, पृष्ठ के तल के लंबवत बाहर की ओर या पृष्ठ के तल के लंबवत ऊपर की ओर। समतल पृष्ठों का क्षेत्रफल एक सदिश राशि होता है। इसे हम ए वेक्टर से प्रदर्शित करते हैं। इसकी दिशा पृष्ठ के तल के लंबवत बाहर की ओर होती है। एज्यूम करो, मान लो ये बोर्ड ऐसा नहीं है, ऐसा है, तो ये क्या होगा? हाथ हमारा एक समतल पृष्ठ, और समतल पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा? एक सदिश राशि होगा। क्लियरिटी आ गई यहाँ तक? तो इस बात को लिखते हैं, समतल पृष्ठों का क्षेत्रफल, समतल पृष्ठों का क्षेत्रफल
समतल पृष्ठों का क्षेत्रफल एक सदिश राशि होता है। सदिश राशि होता है। समतल पृष्ठों का क्षेत्रफल एक सदिश राशि होता है जिसे हम ए वेक्टर से प्रदर्शित करते हैं। ए वेक्टर से प्रदर्शित करते हैं। इसकी दिशा पृष्ठ के तल के लंबवत, इसकी दिशा पृष्ठ के तल के लंबवत बाहर या ऊपर की ओर होती है। बाहर की ओर होती है। यहाँ तक की बात क्लियर है। मान लो हमारे पास कोई ए क्या है, एक समतल पृष्ठ है। ये समतल पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या है, ए वेक्टर। इसकी दिशा क्या है, पृष्ठ के तल के लंबवत बाहर की ओर। यहाँ तक की बात समझ में आई। हमने कहा दुनिया में जितने भी समतल पृष्ठ है यार, वे उनका जो क्षेत्रफल होता है वो सदिश राशि है। तो सवाल ये उठा कि गॉस की प्रमेय पढ़ने के लिए तुम हमें तीन टर्म पढ़ाना चाहते हो। पहले का नाम क्षेत्रफल वेक्टर, दूसरे का नाम घनकोण और तीसरी का नाम विद्युत फ्लक्स। इसका मतलब हम ये मान ले कि गॉस की प्रमेय समतल पृष्ठों में लगती है। तो उन्होंने कहा गॉस की प्रमेय कहीं भी लग सकती है, किसी भी आकृति में लग सकती है। तो उन्होंने कहा फिर समतल पृष्ठ का क्षेत्रफल ही सदिश होता है। समतल पृष्ठ का क्षेत्रफल ही वेक्टर होता है। तो फिर जो अदर क्षेत्रफल होंगे, डिफरेंट आकृति के क्षेत्रफल होंगे, तो उनका कैसे करेंगे। उन्होंने कहा कि अगर कोई क्षेत्रफल, अगर कोई वस्तु, अगर कोई पृष्ठ अनियमित आकृति का है, अगर कोई पृष्ठ समतल नहीं है, अनियमित है, जिसकी कोई संरचना ही ना हो, तो उसके लिए उसने सॉल्यूशन बताया कि उसका एक छोटा सा अवयव, इस पृष्ठ का एक छोटा सा अवयव, ये सारा क्या है, अनियमित आकृति। इस अनियमित आकृति का एक सूक्ष्म अवयव, एक छोटा सा पोर्शन समतल पृष्ठ जरूर होगा। मान लो हमारे पास ये पूरी अनियमित आकृति है, इसमें से एक छोटा सा पोर्शन काट के निकाल लो, वो छोटा सा पोर्शन तो समतल होगा ना। तो उसके लिए बात करेंगे फिर हम। अगर पृष्ठ पहले से ही समतल है तो उसका वेक्टर क्या होगा, उसका क्षेत्रफल क्या होगा, सदिश होगा। लेकिन अगर कोई पृष्ठ अनियमित आकृति का है तो उसका जो क्षेत्रफल होगा वो क्षेत्रफल वेक्टर नहीं होने का, लेकिन उसका जो छोटा सा अवयव होगा, वो उसका जो क्षेत्रफल होगा वो होगा क्षेत्रफल वेक्टर। बात समझ में आ गई। हमने कहा यदि पृष्ठ अनियमित आकृति का हो, यदि पृष्ठ अनियमित आकृति का हो तो फिर उसका सूक्ष्म अवयव डीए, कंप्लीट नहीं, इसका छोटा सा अवयव डीए, उसके सूक्ष्म अवयव डीए का क्षेत्रफल, उसके सूक्ष्म अवयव का क्षेत्रफल डीए वेक्टर एक सदिश राशि होगा, सदिश राशि होगा। इसकी दिशा भी पृष्ठ के या अवयव के लंबवत बाहर की ओर होगी। ये था हमारा क्षेत्रफल वेक्टर का कंसेप्ट, जो हमने समझने का प्रयास करा कि क्षेत्रफल वेक्टर क्या होता है। अगर कोई पृष्ठ हमारा समतल है तो उसका जो क्षेत्रफल होगा वो तो हमारा पहले से सदिश राशि होगा। लेकिन अगर कोई अनियमित आकृति है तो अनियमित आकृति के केस में हम उसके छोटे से अवयव को लेकर चलेंगे और छोटे से अवयव का जो क्षेत्रफल होगा उसको मान लेंगे हम क्षेत्रफल वेक्टर, यहाँ तक की बात क्लियर है। एक बार थोड़ा सा मैं मामला क्लियर करना चाहता हूँ कि कैसे समझ में आया कि क्षेत्रफल वेक्टर सदिश राशि है। थोड़ा समझने का प्रयास करें। मान लो ये हमारा कोई क्यू आवेश है, तो उसमें से बल रेखा निकलेगी। क्यू आवेश है तो उसमें से क्या निकलेगी, बल रेखा। ये सभी क्या है, बल रेखा है। हमारे पास एक पृष्ठ है, मान लो हमारे पास कोई पृष्ठ है। अगर मैं इस पृष्ठ को ऐसे रखता हूँ तो इसका क्षेत्रफल वेक्टर ये होगा, तो इस पृष्ठ में से लगभग सारी रेखाएं गुजरेगी। और अगर मैं इस पृष्ठ को ऐसे रखता हूं तो ऐसे रखने के बाद इस पृष्ठ में से कम बल रेखा गुजरेगी। और अगर मैं इस पृष्ठ को ऐसे रखता हूं तो क्षेत्रफल वेक्टर यहां आएगा। तो इस पृष्ठ को ऐसे रखने के बाद इसमें से कोई बल रेखा नहीं गुजरेगी। इसका मतलब पृष्ठ को रखने के तरीके से, पृष्ठ को रखने की दिशा से उससे गुजरने वाले बल रेखाओं की संख्या घट बढ़ती है। बात समझो यार, किसी पृष्ठ को रखने के तरीके से अगर पृष्ठ को ऐसे रखता हूँ तो इसमें कुछ सारी बल रेखाएं पास हो जाती है। अगर पृष्ठ को ऐसे रखता हूँ तो इसमें से कोई बल रेखा पास नहीं होती। अगर मैं पृष्ठ को ऐसे रखता हूँ तो इस दिशा में रखता हूँ, दिशा में,
तो बल रेखा ज़्यादा गुजरती है, और अगर इस दिशा में रखता हूँ तो बल रेखा नहीं गुजरती है। इसका मतलब पृष्ठ के रखने की दिशा बदलने से, पृष्ठ के रखने की दिशा बदलने से उससे गुजरने वाली बल रेखा कम ज़्यादा होती है। इसका मतलब जो पृष्ठ होता है उस पृष्ठ की दिशा बदलने से, इसका मतलब पृष्ठ का दिशा से संबंध है, इसलिए यहाँ से जन्म हुआ क्षेत्रफल वेक्टर का। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? क्योंकि क्षेत्रफल वेक्टर का मतलब किसी पृष्ठ का साइज क्षेत्रफल और उसके रखने का तरीका दिशा। किसी पृष्ठ का साइज तो क्षेत्रफल और उसके रखने का तरीका दिशा। क्षेत्रफल और दिशा को एक साथ जोड़ देंगे तो बन जाएगा क्षेत्रफल वेक्टर। समझ सकते हैं? यहाँ तक की बात क्लियर है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है घनकोण। इसको जरा ध्यानपूर्वक समझेंगे, थोड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, पेपर में भी आ सकती है। घनकोण क्या है? सॉलिड एंगल बोलते हैं इसको। घनकोण क्या है एक बार समझने का प्रयास करेंगे। मान लो हमारे पास कोई ये गोला है, गोले को समझो, गोला मतलब ठोस, इसका ये पेट सा बाहर को भी है, पीछे भी है, क्योंकि बोर्ड पर 2D दिखा सकते हैं, 3D इसलिए दिख नहीं सकता। हमने कहा गोला, गोला मतलब ऐसा पूरा ठोस। गोले का कोई पृष्ठ हमने काट लिया, ये क्या बचा हमारे पास? ये गोले का कटा हुआ भाग है। ये पोर्शन क्या है दोस्त? गोले का कटा हुआ भाग। ये क्या है? गोले का कटा हुआ भाग। गोले के कटे हुए भाग को हम गोलीय पृष्ठ कहते हैं। ध्यान दो बच्चों, गोले के कटे हुए भाग को हम क्या कहते हैं? गोलीय पृष्ठ। ये गोलीय पृष्ठ कहाँ से लेके आए हम? किसी गोले में से काट लिया। यार दुनिया में जितने भी गोले हैं सबका केंद्र होगा। गोलीय पृष्ठ हमने किस में से निकाला? गोले में से। तो ये गोले का क्या मान लिया हमने? केंद्र, सेंटर मान लिया। ये गोले का केंद्र है और इसका नाम है गोलीय पृष्ठ। इस गोलीय पृष्ठ का कोई अवयव, इस गोलीय पृष्ठ का कोई भाग, गोलीय पृष्ठ का कहा हमने, गोले का नहीं कहा। गोले के भाग को तो गोलीय पृष्ठ कहते हैं, और मैं जिसकी बात कर रहा हूं उसका नाम है गोलीय पृष्ठ का भाग। गोलीय पृष्ठ का कोई भाग, गोलीय पृष्ठ का कोई अवयव, गोलीय पृष्ठ का कोई अवयव, गोलीय पृष्ठ का कोई भाग गोले के केंद्र पर, गोले के केंद्र पर, गोलीय पृष्ठ का कोई भाग गोले के केंद्र पर जितना शंकु के आकार का कोण बनाता है, शंक्व आकार का। यह कोण कैसा बना? शंकु के आकार का। गोलीय पृष्ठ का कोई भाग गोले के केंद्र पर जितना शंक्वाकार आकृति का कोण बनाता है उसे ही घनकोण कहते हैं। गोलीय पृष्ठ का कोई भाग गोले के केंद्र पर जो शंक्वाकार आकृति का कोण बनाता है उस कोण को ही हम घनकोण कहते हैं। एक बार लिखते हैं डेफिनेशन। गोलीय पृष्ठ का, गोलीय पृष्ठ का कोई भाग, कोई भाग गोले के केंद्र पर जो शंक्वाकार, शंकु के आकार का, शंकु तुमने देखा होगा जोकर की टोपी जैसा, शंक्वाकार आकृति का, आकृति का कोण बनाता है, कोण बनाता है, उसे हम घन कोण ओमेगा कहते हैं। उसे हम घन कोण ओमेगा कहते हैं, उसे हम घन कोण ओमेगा कहते हैं। बात समझ में आ रही सब बच्चों को? गोलीय पृष्ठ का कोई भाग गोले के केंद्र पर, जैसा हमारे पास ये कोई गोलीय पृष्ठ है, ये कोई गोलीय पृष्ठ है, इसका ये कोई भाग है, ये गोले का केंद्र है। ये गोलीय पृष्ठ का कोई भाग गोले के केंद्र पर, गोले के केंद्र पर जो शंकु के आकार का कोण बनाता है इसे ही कहते हैं हम घन कोण। शंकु के आकार का क्यों कह रहा पता क्यों? क्योंकि इसको ना ऐसा करके देखो तो ये ऐसा आएगा, और प्रत्येक बिंदु को जब यहाँ मिलाओगे, जैसे इसको पॉइंट को भी यहाँ मिलाओ, इन वाले पॉइंट को भी यहाँ मिलाओ, तो थोड़ा ध्यानपूर्वक देखो, ये तुम्हें शंकु के आकार का दिखाई देगा। ये ठोस है, मैंने पहले बताया था कि ये यहाँ नहीं है पृष्ठ में, ये बाहर की तरफ को है। ये छल्ला तुम्हें दिखाई दे रहा है इस तरह से, तो ये सारे पॉइंट यहाँ पर मिलाएंगे तो एक शंकु की आकृति बनकर तैयार होगी। तो गोलीय पृष्ठ का कोई भाग गोले के केंद्र पर जो शंकु के आकार का कोण बनाता है उसे हम घनकोण ओमेगा कहते हैं। ये गोलीय पृष्ठ का भाग है, इसको हमने क्या मान लिया? समतल पृष्ठ। और समतल पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? एक सदिश राशि होता है। समतल पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? सदिश राशि। ये यहाँ तक की दूरी क्या है? r। इसको हमने नाम दिया r वेक्टर। ये क्या है? त्रिज्या। किसकी त्रिज्या? गोले की त्रिज्या। कौन से गोले की? जिस गोले में से वो अवयव लिया गया,
जिसे हमने गोलीय पृष्ठ कहा, जिसे हमने क्या कहा, गोलीय पृष्ठ। और गोलीय पृष्ठ का कोई भाग केंद्र पर कोण बना रहा है, इसका नाम क्या है, आर वेक्टर, इसका नाम है क्षेत्रफल वेक्टर। यदि गोले की त्रिज्या, यदि गोले की त्रिज्या, या ऐसा कह लो यदि गोलीय पृष्ठ की त्रिज्या, गोलीय पृष्ठ की त्रिज्या आर तथा अवयव का क्षेत्रफल dA हो तो पहला केस, यदि आर वेक्टर तथा dA वेक्टर एक ही दिशा में लगे हो तो घनकोण डी ओमेगा बराबर होगा dA बटे आर स्क्वायर। मतलब डी ओमेगा बराबर dA मतलब गोलीय पृष्ठ का क्षेत्रफल, अवयव का क्षेत्रफल और बटे यहाँ पे क्या आ रहा नीचे, त्रिज्या का स्क्वायर। दोस्त बात समझो, यदि आर वेक्टर dA वेक्टर एक ही दिशा में हो, इनके बीच में कोई एंगल ना हो, जिधर को आर वेक्टर उधर कोई dA वेक्टर हो, इनके बीच में एंगल ना हो, तो उस समय घनकोण निकालने का फॉर्मूला क्या है, डी ओमेगा बराबर dA बटे आर स्क्वायर। dA क्या है, क्षेत्रफल, किसका क्षेत्रफल, उस अवयव का क्षेत्रफल। कौन से अवयव का, जो केंद्र पर कोण बनाता है। आर क्या है, त्रिज्या, और त्रिज्या का क्या ले रहे हैं, वर्ग। तो अवयव का क्षेत्रफल बटे त्रिज्या का स्क्वायर, ये फॉर्मूला किसका होता है, ये घनकोण निकालने का सूत्र होता है। नेक्स्ट दूसरा केस क्या बन सकता है, दूसरा केस बन सकता है कि आर वेक्टर और dA वेक्टर के बीच में कुछ एंगल हो। दूसरा केस क्या है, यदि आर वेक्टर तथा dA वेक्टर के बीच का कोण थीटा हो तो फिर dA वेक्टर का आर वेक्टर की दिशा में घटक dA कोस थीटा होगा। तब घनकोण का फॉर्मूला हो जाएगा डी ओमेगा बराबर, बस dA की जगह आ जाएगा दोस्त dA कोस थीटा बटे आर स्क्वायर। ये कब लगाना है फॉर्मूला, जब आर वेक्टर dA वेक्टर के बीच का एंगल गिवन होगा। और ये कब लगाना है फॉर्मूला, जब वे दोनों एक ही दिशा में कहेगा। इस बात को मैं थोड़ा क्लियरिफाई करना चाहता हूँ, ये केस कैसे संभव है। एक बार इस डायग्राम को बना लेना, देखो कैसे, ये ऊपर वाला केस कैसे संभव है। मान लो हमारे पास ये क्या है, ये किसी गोलीय पृष्ठ, और ये गोलीय पृष्ठ का छोटा सा अवयव, अब की बार हमने ऐसे लिया, ये सेंटर है, ये क्या हुआ, ये हमारा घनकोण हुआ। ये त्रिज्या की डायरेक्शन आई, और ये डायरेक्शन आई हमारी किसकी, dA वेक्टर की। तो इन दोनों के बीच में कोण आ गया, ये आर वेक्टर, ये dA वेक्टर, इनके दोनों के बीच में कोण आ गया थीटा। तो हमें तो आर वेक्टर dA वेक्टर एक ही दिशा में होना चाहिए ना। अगर आर वेक्टर और dA वेक्टर एक ही दिशा में हो तो ओमेगा निकालने का फॉर्मूला क्या है, dA अपॉन आर स्क्वायर, dA अपॉन आर स्क्वायर। आर वेक्टर dA वेक्टर एक ही दिशा में हो, तो आर वेक्टर की दिशा में तो कोई नहीं है ना, हम dA को आर वेक्टर की दिशा में करेंगे। तो कल मैंने तुम्हें बताया था पहले चैप्टर में कि भाई घटक कैसे करते हैं। dA का इधर की तरफ वाला जो घटक होगा, इधर की तरफ वाला घटक वो कितना होगा, dA कोस थीटा। अब की बार dA कोस थीटा और आर वेक्टर एक ही दिशा में है, अब की बार dA कोस थीटा और आर वेक्टर एक ही दिशा में है, इसलिए dA की जगह पर क्या आ जाएगा, dA कोस थीटा। बात क्लियर है यहाँ तक की। ये था हमारा घनकोण का कंसेप्ट जो मैंने तुम्हें बताने का प्रयास करा। और इसका सबसे फाइनली जो हम देखते हैं वो है मात्रक, घनकोण का मात्रक। याद कर लेना दोस्त, घनकोण का मात्रक स्टेरेडियन होता है। याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है कोई भी। घनकोण का मात्रक स्टेरेडियन होता है। यहाँ तक की बात सब लोगों को क्लियर है, ओके। नेक्स्ट देखो, यदि हम ऐसा मान ले, यदि dA बराबर आर स्क्वायर, यदि dA बराबर आर स्क्वायर, तो हमारा डी ओमेगा का फॉर्मूला क्या था, डी ओमेगा का फॉर्मूला था dA अपॉन आर स्क्वायर। हमने क्या है, जूम करा हुआ है दोस्त, हमने अभी मानना कि dA की जो वैल्यू है वो आर स्क्वायर के बराबर है।
तो डी ए की जगह क्या रख दो, आर स्क्वायर। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा जो डी ओमेगा आया वो 1 आया। इसको 1 स्टेरेडियन कह सकते हैं। यानी 1 स्टेरेडियन कब आएगी वैल्यू? 1 स्टेरेडियन वैल्यू तब आएगी जब अवयव का क्षेत्रफल त्रिज्या के वर्ग के बराबर हो। अवयव का क्षेत्रफल त्रिज्या के वर्ग के बराबर हो। मान लो ये हमारा अवयव है और ये त्रिज्या है। मान लो त्रिज्या का मान कितना है 5, तो त्रिज्या का वर्ग कितना होगा 25। तो इसका क्षेत्रफल अगर किसी तरीके से 25 हो जा, इसका क्षेत्रफल अगर किसी तरीके से 25 हो जा, तो जब इस फॉर्मूले को लाओगे 25 डिवाइड बाई 25, तो 25 से 25 कट गया, 1 बचा, 1 स्टेरेडियन। अगर मान लो त्रिज्या की लंबाई 7 है, तो त्रिज्या का वर्ग कितना होगा 49। तो यार डी ए कितना होना चाहिए 49। अगर डी ए का मान 49 होगा, फिर हम इस फॉर्मूला में पुट करेंगे तो डी ओमेगा बराबर 49 डिवाइड बाई 49, कैंसिल आउट हो गए तो 1 बचा। 1 स्टेरेडियन कब आएगा? जब क्षेत्रफल जो होगा वो त्रिज्या के वर्ग के बराबर होगा। 1 स्टेरेडियन कब आएगा? ये कंसेप्ट क्या कहता है कि 1 स्टेरेडियन कितना होता है? 1 स्टेरेडियन तब होता है कब? जब क्षेत्रफल, अवयव का क्षेत्रफल कितना लेंगे? त्रिज्या के वर्ग के बराबर। तो क्या डेफिनेशन निकलती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, सब बच्चे इसको ध्यानपूर्वक सुनेंगे। 1 स्टेरेडियन की परिभाषा। 1 स्टेरेडियन क्या होता है? 1 स्टेरेडियन त्रिज्या के, बोर्ड में फोकस करो, त्रिज्या के वर्ग के बराबर का क्षेत्रफल, त्रिज्या के वर्ग के बराबर का क्षेत्रफल, त्रिज्या के वर्ग के बराबर का क्षेत्रफल गोले के केंद्र पर जितना घनकोण बनाता है। त्रिज्या के वर्ग के बराबर का क्षेत्रफल गोले के केंद्र पर, त्रिज्या के वर्ग के बराबर का क्षेत्रफल गोले के केंद्र पर जितना घनकोण बनाता है, उस घनकोण को ही 1 स्टेरेडियन कहते हैं। त्रिज्या के वर्ग के बराबर का क्षेत्रफल, एक बार फिर पढ़ रहा मैं, त्रिज्या के वर्ग के बराबर का क्षेत्रफल गोले के केंद्र पर जितना घनकोण बनाता है, उस घनकोण को ही 1 स्टेरेडियन कहते हैं। लिख लेंगे सब बच्चे, त्रिज्या के वर्ग के बराबर का क्षेत्रफल, त्रिज्या के वर्ग के बराबर का क्षेत्रफल गोले के केंद्र पर जितना घनकोण बनाता है उसे 1 स्टेरेडियन कहते हैं। यानी जो ये क्षेत्रफल है इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए? इस त्रिज्या के वर्ग के बराबर होनी चाहिए। अगर इस क्षेत्रफल की वैल्यू त्रिज्या के वर्ग के बराबर होगी, उसके बाद जो घनकोण बनेगा वो पक्का कितना आने वाला है? 1 स्टेरेडियन आने वाला है। तो ये बात थी हमारी घनकोण और घनकोण के मात्रक के बारे में। एक बात सब ध्यान रखेंगे, संपूर्ण घनकोण क्या होगा? ध्यान दो बच्चों, संपूर्ण घनकोण मतलब पूरा गोला अपने केंद्र पर जो कोण बनाता है उसे बोलते हैं संपूर्ण घनकोण। हमने घनकोण निकालने फॉर्मूला क्या पढ़ा था? घनकोण निकालने फॉर्मूला था डी ओमेगा बराबर डी ए बटे आर स्क्वायर। हाँ या ना? ओमेगा तो कंप्लीट लेना ना, कंप्लीट टोटल, तो टोटल ओमेगा होगा संपूर्ण घनकोण। यहाँ पे क्षेत्रफल टोटल लेना है। देखो यार डी ए किसका क्षेत्रफल है? किसी गोले के पोर्शन का। हम पूरे घनकोण की बात कर रहे हैं तो उसमें पूरा गोला इंक्लूड हो जाएगा। तो यहाँ क्षेत्रफल किसका लेंगे? गोले का क्षेत्रफल और बटे त्रिज्या का स्क्वायर। ओमेगा बराबर किसी गोले का क्षेत्रफल याद कर लो 4 पाई आर स्क्वायर होता है, और बटे में कितना आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, तो ओमेगा बराबर कितना होता है 4 पाई। इस वैल्यू की आगे जाकर डेरिवेशन में आवश्यकता पड़ेगी। जब मैं तुम्हारे से पूछूंगा कि यार संपूर्ण घनकोण कितना होता है, तो वो होता है 4 पाई। संपूर्ण घनकोण, कंप्लीट सॉलिड एंगल कितना होता है? कौन बना होगा संपूर्ण घनकोण? पूरा गोला। तो ऊपर जो क्षेत्रफल आता है वो किसका था? पहले उसका क्षेत्रफल है ऊपर जो घनकोण बना रहा है। पहले डी ए किसका क्षेत्रफल था? अवयव का। अब की बार किसका लेना है? गोले का। तो गोले के क्षेत्रफल का तो फॉर्मूला पता ना हमें, क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया तो आंसर आ गया 4 पाई। घनकोण निकालने के फॉर्मूले को ध्यानपूर्वक समझो, जो टर्म प्रयोग हुई उसको समझो। फॉर्मूला समझने का तरीका यही है। अरे डी ए क्या है भाई?
डीए उस अवयव का क्षेत्रफल है। कौन से अवयव का? जो घनकोण बनाता है। आर क्या है? गोले की त्रिज्या। कौन से गोले की? जिस गोले का वो भाग है। क्लियरिटी आ रही नहीं आ रही? दोस्त, आज की वीडियो में हमने जानने का प्रयास करा कि क्षेत्रफल वेक्टर क्या होता है और घनकोण क्या होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि विद्युत फ्लक्स क्या है और विद्युत फ्लक्स से संबंधित गॉस की प्रमेय क्या है। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।